आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 4 मई 2021 को दूरसंचार विभाग ने 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी है। तो इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह परीक्षण ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में किया जाएगा। दूसरा है, परीक्षण के लिए आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड शामिल है। तीसरा कथन है कि वर्तमान में परीक्षण की अवधि 6 महीने के लिए है। ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन, यानी 4 मई 2021 को दूरसंचार विभाग ने 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी है, जिससे संबंधित कथन है कि यह परीक्षण ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में किया जाएगा और ये वर्तमान में परीक्षण की अवधि 6 महीने के लिए मान्य होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपकी अपकमिंग, चाहे जो भी परीक्षा हो, आपकी हर एक अपकमिंग परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हमने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 मई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए आम चुनाव 2021 में परिणाम घोषित किए हैं। इससे संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। कथन है कि पहले कथन में दिया गया है कि ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए गए हैं। दूसरा कथन है, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगला कथन है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की है। चौथा कथन है कि असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो इन कथनों से संबंधित हमारे पास विकल्प दिए गए हैं कि पहला है विकल्प केवल 1, 2 या चौथा यानी फोर्थ कथन सही है, या फिर ऑप्शन 2 है कि दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, यानी जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि 2 मई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए आम चुनाव 2021 के परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें से हैं कि इन विधानसभा चुनावों को 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराया गया है, जिसमें से पश्चिम बंगाल ने सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की है और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की है। और असम की बात करें तो असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है क्वेश्चन कि 26 से 27 मार्च 2021 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर रहे हैं। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा पहला कथन है कि कोविड-19 महामारी के प्रारंभ के बाद से यह प्रधानमंत्री की दूसरी विदेश यात्रा है। दूसरा कथन है कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 75 वर्ष पूर्ण होने से संबंधित है। तीसरा कथन है कि बंगबंध मकबरा परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह किसी विदेशी राज्य प्रमुख की दूसरी यात्रा थी। इन कथनों से संबंधित हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा है कि इनमें से कोई नहीं, या फिर चौथा ऑप्शन कि उपयुक्त सभी, यानी तीनों विकल्प सत्य है। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी ये जो दिए गए कथन हैं इन कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है
कि 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी इंडिया @ 75 के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, चंपारण, साबरमती, बेलगांव या नागपुर। तो आपको बता दें, इस साबरमती से 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2021 को महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने स्मार्ट अप उन्नत नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको बता दें कि HDFC बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए यानी महिला उद्यमियों के समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट अप उन्नत नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 तथा म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन दिए गए हैं, दो कथन हैं, जिसमें से हमारा पहला कथन है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में बंगलुरु को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। दूसरा कथन है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं कि केवल पहला कथन सत्य है या केवल दूसरा, या फिर पहला और तीसरा दोनों कथन सत्य है, या फिर दिए गए विकल्पों में से सारे कथन यानी सभी कथन सत्य है। इसमें से ऑप्शन हमारा जो सी है करेक्शन करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम 2007 के सेक्शन 136 बी के तहत किए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा नीति यानी PMMSN बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो भी कथन हमारे पास दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प असत्य होगा यानी गलत है। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है PMSSN सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिग्नल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है, या फिर दूसरा ऑप्शन है PMSSN ने भेजी गई राशि का उपयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केवल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में करेगा, या फिर ऑप्शन सी है स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश PMSSN में भेजा जाएगा, या फिर PMSSN को लागू करने और उसके देखभाल की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बी सही हुआ, यानी जो बी ऑप्शन दिया गया है तो ये गलत है। सेक्शन 136 बी के तहत जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम 2007 के तहत स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो उससे संबंधित हमारे पास जो कथन है ये सही कथनों का हम उल्लेख करेंगे, जिसमें से है PMSSN एक सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है और ये स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंक PMSSN में भेजा जाएगा और PMSSN को लागू करने और उसके देखभाल की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन
बी सत्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फरवरी यानी 26 फरवरी 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2021 के कार्यक्रम की घोषणा की है। तो इससे संबंधित आपके कौन से कथन सत्य हैं, इनको बताना है। पहला कथन है कि विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए जाएंगे, या फिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, या असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे, या फिर मतगणना 2 मई 2021 को होगी। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल 1 और 2, तो केवल 2 और 3, या केवल 2, 3 और 4, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2021 के कार्यक्रम के तहत घोषणा की है कि विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए जाएंगे, जिसमें से पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे और असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे, और इन चुनावों में इनकी मतगणना 2 मई 2021 को की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 से संबंधित निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सतीश महाना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया है। दूसरा कथन है कि प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270.78 करोड़ रुपए है, या फिर यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। और कथन 4 है कि यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि केवल 1, 2 और 4, या फिर केवल 2, 3 और 4, या केवल 1 और 4, या फिर केवल 3 और 4। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है बी वाला, बी ऑप्शन सही है, यानी कथन केवल 2, 3 और 4 ही सही हैं। तो आपको बता दें कि 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में बजट प्रस्तुत किया गया है। यह बजट 2021-22 का बजट है, जिसमें से संबंधित कथन हमारे सही हैं कि इस बजट के अंतर्गत इस बजट का आकार 5,50,270.78 करोड़ रुपए है, और यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, और यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट भी है। अगर ये क्वेश्चंस, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है। तो इस प्रश्न से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा पहला कथन है कि इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, या फिर बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, या फिर कथन 3 है कि उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि केवल 1 और 3, या केवल 1 और 2, या केवल 2 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। तो आपको बता दें कि 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है, जिसमें से बताया गया है कि इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसमें से बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और अगर बात करें पहाड़ी राज्यों को तो उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2021 को 16वां यानी 16th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया है। तो इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला कथन है कि इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे हैं।
या कथन 2 है कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और कथन 3 है कि इस सम्मेलन के समापन सत्र में 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें से हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि केवल 1 और 2, या केवल 2 और 3, या केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर सही होगा यानी ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें 9 जनवरी 2021 को भारतीय प्रवासी दिवस का 16वां संस्करण हुआ है, यानी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया है, जिसमें से आभासी प्रारूप में ये सम्मेलन को आयोजित किया गया है, जिसमें से इसमें बताया गया है कि इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। और आपको बता दें कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इस सम्मेलन के समापन सत्र में 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से दिया गया है हमारा अगला क्वेश्चन कि 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इस प्रश्न से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि नीतीश कुमार देश में 7 बार मुख्यमंत्री पद संभालने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। या फिर दूसरा कथन है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। या फिर कथन 3 है कि भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें से कि केवल 1 और 3 कथन सही है, या फिर केवल 2 और 3, या केवल 1 और 2, या फिर प्रयुक्त सभी। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, यानी जो कथन हमारे पास दिए गए हैं इन कथनों में से केवल 1 और 3 ही कथन सत्य हैं। तो आपको बता दें कि 16 नवंबर 2020 को बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण की है, जिसमें से नीतीश कुमार देश में 7 बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। और ये भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, यानी नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और बिहार राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, जिसमें से हैं पहले तारकिशोर प्रसाद और दूसरी हैं रेणु देवी। ये बिहार राज्य की उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों लोगों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।